नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव दरवाजे तक आ चुके हैं। 5 सालों तक नेता जो मेहनत करते हैं, अब उसकी रिवीजन का समय आ चुका है। चुनाव होंगे, परीक्षा होगी और फिर रिजल्ट आएंगे। इन तमाम जो धमाचौकड़ी मच चुकी है चुनाव के आने के बाद, तो उस समय जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश रीवा के जिलाध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी हैं। एक अलग टाइप के नेता माने जाते हैं, पढ़े लिखे वर्गों में इनकी गिनती होती है और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे व्यक्ति से हम समझेंगे कि आखिर कांग्रेस की इस बार की रणनीति क्या है। और ऐसे समय पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में काबिज है, अगर 18 महीने की कांग्रेस की सरकार छोड़ दी जाए, और रीवा जिले में कांग्रेस की स्थिति और भी बुरी है क्योंकि यहाँ 8 के 8 सीट जो हैं वो बीजेपी के पास है। तो इस बार ऐसी कौन सी नई रणनीति के साथ कांग्रेस उतरने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अभिषेक जी। तो पहला सवाल जो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, कि ऐसी बुरी स्थिति के साथ आप कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं कि 8 के 8 विधायक आपके नहीं हैं, तो आपके पास खोने जैसा कुछ नहीं है। इस बार पाने की कितनी लालसा है? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया रहेगी। आप देखिएगा, हम 8 विधानसभा में विजय हासिल करेंगे। ऐसा हमारा केवल सोचना नहीं है, ऐसी हकीकत है। 1 वर्ष पूर्व रीवा में नगर निगम के चुनाव हुए। 23 वर्षों बाद हमने महापौर का चुनाव जीता। और वो जब हमने चुनाव जीता तो 2 कारणों से जीता। एक तो हमने भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर के काल थे, उनके जो 4-5 महापौर हो चुके, उस समय क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्या भ्रष्टाचार हुआ है और जमीनी हकीकत शहर के विकास की क्या है, इसको लेकर हम चले। हमारे पास एक 3 बार के पार्षद, नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा बाबा जैसा सुलझा चेहरा था, जिसको जनता जानती थी, पहचानती थी, अपने हितैषी के रूप में जानती थी। और साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन था, एक अच्छा प्रबंधन था। आप समझ गए होंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी का फोकस 2 चीजों पे, जनता के चेहरे और पीछे एक अच्छा प्रबंधन और एक मजबूत संगठन। ये कांग्रेस पार्टी की योजना है। हमारे जिले का संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। आप देखिए, हम लोग पहले भी जब चुनावों में विजय हासिल करते थे या करीबी लड़ाई में रहा करते थे, उस समय कांग्रेस पार्टी का बूथ लेवल तक उतना मजबूत संगठन नहीं हुआ करता था। कमलनाथ जी के आने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, यहाँ संगठन में आमूल चूल परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन पिछले वर्ष ही शुरू हो गए थे, पिछले पंचवर्षीय, पर उस समय इनको काम करने के लिए कम समय मिला था। और इस बार हमारा जो संगठन है वो जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। आज हमने अपने कांग्रेस के जो ब्लॉक बनाए, विधानसभा में 3-3 ब्लॉक्स बनाए। एक एक ब्लॉक के अंदर में हमारे मंडलम है, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 मंडलम है, जैसा जहाँ साइज है। हर मंडलम के अंदर में 4-5 सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर में 4-5 पोलिंग है। सब जगह हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं। एक एक विधानसभा में 9-9 हज़ार हमारे कमेटी के नाम पे कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। हमारे फ्रंटल आपने जो बातें की हैं कांग्रेस के संगठन की, और तमाम वो बातें कर डाली हैं जो कांग्रेस की कभी कमजोरी मानी जाती थी। ये जो आपने संगठन और इसकी बात की, डेटा रखा तमाम, और गुटबाजी की बात करी कि सभी एकजुट हैं, एकजुटता की आपने बात करी, क्या ये एकजुटता हमें टिकट वितरण के बाद भी दिखेगी? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए क्या है, पहले कांग्रेस पार्टी में ये होता था कि हमारी जो राजनीति होती थी वो लीडर बेस होती थी। हमारे नेता जो हैं वो समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, एकत्रित होते थे और एक आंधी बनाते थे कांग्रेस के पक्ष में। उसमें क्या होता था, जब नेताओं के बीच में कोई मनभेद होता था, मतभेद होता था, कोई दिक्कत होती थी, कोई संघर्ष होता था, कोई ईर्ष्या होता था, उसके कारण कई बार वो लोग एक दूसरे का साथ नहीं ले पाते थे। और इसके कारण क्या होता था कि हमारे बीच में एक मैसेज जाता था कि कांग्रेस में गुटबाजी है या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में आपस में खींचतान है। संवाद स्थापित नहीं था गहरे स्तर तक। आज की तारीख में हमारा संगठन इतना मजबूत हो गया कि हम संगठन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद नहीं करना चाहता
तो इससे हमारे संगठन पे या हमारे अभियान पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संगठन जो है हमारा वो अभी नारी सम्मान योजना जो हमारी मार्च में बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो है कमलनाथ जी ने लॉन्च की, उस योजना का जब हमारा क्रियान्वयन हो रहा था तो ठीक गर्मी पड़ रही थी। मई और जून की तपती धूप में हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बहनों से माताओं से नारी सम्मान के फॉर्म भरवा रहा था। वो धूप खाया जो कार्यकर्ता है जिसने अपने शरीर को जलाया है, भूखा प्यासा रह के जिसने नारी सम्मान के फॉर्म भराया है, उसको अगर कोई नेता या कोई प्रभावशाली व्यक्ति ये कहेगा चुनाव टाइम की तुम कांग्रेस को वोट नहीं दो, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपनी शरीर जलाया है, अपनी चमड़ी जलाई है, धूप में अपना काम छोड़ के भिड़ा था। वो आज धान का रोपा लगने का जब टाइम था तो हमारी मंडलम सेक्टर के प्रशिक्षण चल रहे थे, बूथ लेवल एजेंट्स के प्रशिक्षण चल रहे थे, और वो कार्यकर्ता रोपा न लगा के प्रशिक्षण में था। तो जिसने इतना त्याग और बलिदान किया है, वो कार्यकर्ता को अगर कोई निहित स्वार्थ से ये कहेगा कि आप पंजे को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो, तो वो कार्यकर्ता कहेगा नहीं भाई, हमने मेहनत की है अपनी पार्टी के लिए, और जो हमने सपना देखा है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो हम पूरा करें। मेरे साथ समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन करके, और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का आभारी हूं। आप पेशे से इंजीनियर हैं और रीवा के अभी संगठन की काफ़ी बातें हो चुकी हैं, तो विकास की बात करते हैं। यहाँ के जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र शुक्ला हैं विंध्य क्षेत्र के, और वो लगातार विकास की बातें करते हैं। चूंकि आप भी इंजीनियर हैं, तो इस विकास को आप किस तरह देखते हैं, और आपका क्या रूट प्लान होगा, क्या रोड मैप होगा अगर कांग्रेस से सरकार बनती है, तो क्या आप विकास को किस तरह से आगे ले जाना चाहेंगे? जो फिलहाल रीवा का विकास दिख रहा है, इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे, या आपका कोई नया विजन होगा उस पर? देखिए, विकास की मंशा तो आज हर राजनेता की होती है। हर राजनेता चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, और जिससे लोग मेरा नाम विकास से जोड़ के ले। पर होता यह है कि विकास में विजन का अभाव होता है, एक दूरदृष्टि नहीं होती। दूसरी चीज, राजेंद्र शुक्ला जी या भारतीय जनता पार्टी जो रीवा में विकास कर रही है, वो विकास जनता के जरूरतों का विकास नहीं है। वो विकास किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपने कोई जमीन दे दी, आपने जहां फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है वहां फ्लाईओवर बना दिया, आप एक सड़क 20 साल से बना रहे हो। मैं 2003-04 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, तो मुझे वो दिन नहीं भूलता, दैनिक भास्कर में एक फोटो छपी, उसमें लिखा हुआ था मॉडल रोड, रीवा में एक मॉडल रोड बनेगी। 3-4 से 23-24 आ गया, मॉडल रोड नहीं बन पाई। हार्डली 10 किलोमीटर की रोड। कितने एक्सप्रेसवे देश में बन गए, कितने देश में हाईवेज बन गए, गोल्डन ट्रायंगल रोड का कई बड़े बड़े पार्ट्स हो गए। क्या है उस रोड में कि नहीं बन पा रही? क्या है उस रोड, ऐसा क्या है? क्या है उसमें? 10 ठेकेदार करोड़पति बन गए काम कर करके। उसके लागत तो टोटल करे कोई 100-150 करोड़, कितने करोड़ पहुंच गई भाई उसकी लागत। आप उसी तोड़ते, उसी को बनाते। क्या जनता ही नहीं समझ रही? पग एक एक जन जन उस सड़क की बात करता है रीवा में। वो सड़क भले ताजमहल बन जाए भविष्य में, पर जनता को मालूम है कि हमारी तो एक पीढ़ी खत्म हो गई उसकी धूल खाते हुए। एक पीढ़ी मर गई जो उसको बनते ही देख रही, और एक पीढ़ी वो है जिसने जन्म लिया है, उसको उसकी कोई कहानी नहीं मालूम उस सड़क की। हमारे शहर की में आप विकास है ना, एक जगह बता दीजिए जहां आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। कोई पार्किंग स्थल है शहर के अंदर? कोई बन रहे भवनों में कोई नियंत्रण है? इस रोड पे आप चले जाइए, पुरानी इलाहाबाद रोड है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उसमें शोरूम्स बन रहे हैं, गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? 100 आदमी उस बिल्डिंग के जब ऑक्यूपेंट्स आ जाएंगे, तो उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं पार्किंग छोड़ी है आपने? क्या सोच रहे हो आप? रोड चौड़ी करके रोड में गाड़ी खड़ी कराओ? क्या क्या विजन क्या है आपका? एक नेता जब वो इंजीनियर होता है तो लोग सोचते हैं सोचता कैसा है, इसका विजन क्या है? ठीक है, आप उन लोगों को जिन्होंने कभी कंक्रीट की फ्लाईओवर नहीं देखे, उनको आप उससे चमत्कृत कर सकते हो, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं रीवा में जो दुनिया देखे हुए, उनको ये समझ में आती है आज कि हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें। आज 20 साल बाद आप एक नाली का पानी नहीं बहा पाते? क्या
आज आप देखिए, मैंने शिल्पी प्लाजा परिसर 2003 में विकसित किया था, कोठी कंपाउंड विकास परियोजना के नाम पे। शिल्पी प्लाजा तो उसका मात्र एक भवन है, उसके पीछे 20 एकड़ का सौंदर्यीकरण। आप देखिए बारिश में कहाँ पानी भरता है, आप देखिए पार्किंग, पूरे शहर की, पूरे पुराने रीवा की पार्किंग आज भी शिल्पी प्लाजा परिसर के भरोसे चल रही। क्यों क्यों आपके विजन में पार्किंग शामिल नहीं होती? आप जब भवनों तरह विकास के दावों को आपने एकदम से हवा कर दिया, झुठला दिया कि इस तरह का विकास नहीं होता है, उस पर कोई विजन नहीं है, जबकि राजेश शुक्ला जी लगातार ये कहते हैं कि ब्रांडिंग हुई है हमारे शहर की। और एक आम आदमी के तौर पर अगर मैं बात करूं, जब मैं शाम को निकलता हूं अपने शहर से तो मुझे लगता है कि चमचमाता हुआ शहर है, फ्लाईओवर्स हैं, लाइटें हैं, रिवर ब्रिहर फ्रंट फ्रंट बन रहा है, वो भी खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप जनता को कैसे समझाएंगे कि इस विजन में विकास में विजन नहीं है या इसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं? जनता कैसे माने आपके बात? देखिए, जनता जब घूमने निकलती है तो उसको चमचमाहट दिखती है, पर घूमने निकलने के लिए जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसको वो गंदगी भी अपने घर के सामने की दिखती है, उसको वो कीचड़ भी दिखता है, उसको गंद मारती नालियां भी दिखती है। वो जब नल की टोटी खोलती है तो काला गंदा पानी, जो इन्फेक्टेड वाटर है, वो आता है, वो भी दिखाई देता है। उसको ये भी समझ में आता है कि ये नेता जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे हमारे यहाँ, कोई भूमि पूजन करने के लिए मंच लगाए थे, बड़ा सा पंडाल लगा था, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो इस गंदे पानी को मीठा बोल के गए। उसका मन होता है कि एक गिलास ही पानी निकाल के इस नेता को पिला दो जो इसको मीठा पानी बोल रहा है। देखिए, हम आप विकास के दावे कर रहे हो, बात सही है, पर वो विकास लोगों तक कहाँ पहुंच रहा है? लोगों तक पहुंचने के लिए हर चीज के बीच में एक संतुलन स्थापित होना चाहिए। आप अपना घर बनाते हो, कैसे बनाते हो? आप अपने घर के बच्चे की स्कूल की फीस नहीं देते, स्कूल के संसाधन नहीं देते, और घर में आप मार्बल लगाना चाहते हो, आप फॉल सीलिंग करके अच्छी लाइटें लगाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को, मैं जरूरत है कंप्यूटर की तो कंप्यूटर ना दूं, लैपटॉप की जरूरत है लैपटॉप नहीं दूं। किस चीज की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप देखो, मुझे रीवा शहर के अंदर आप मुझे बताओ, एक भी डेवलप्ड वार्ड है? कोई शहरी, कोई अधिकारी, कोई नेता अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि रीवा का वार्ड क्रमांक फलाना पूर्ण विकसित, जिसमें पानी मिलता है शुद्ध, जिसमें नाली से पानी बहता है, जिसकी रोडों पे जाम न लगता हो, जिसमें सड़कों को अब पर्याप्त मेंटेनेंस हो, बनी हो। हम कहते हैं डामर से बनी है, मिट्टी से बनी है, कंक्रीट से बनी है, किसी भी चीज से आपकी सड़क बनी हो, सड़क चलने योग्य तो होनी चाहिए। आज सीवर लाइन वाला खोद गया, खोद के वो बिना उसको रिपेयर किए भाग गया, कल को वाटर सप्लाई वाला आया, खोदा और भाग गया, और परसों आया तो टेलीफोन लाइन वाला आया, फिर केबल वाला आया, फिर गैस वाला आया। अरे वो आदमी तो जब 15 साल का था तो उसने खुदाई देखी थी, आज वो 45 साल का हो गया और सामने तो गड्ढा ही हो रहा है ना। तो आप सोचो उसकी मनोदशा फ्लाईओवर पे देख के क्या होती है। वो जब बाहर निकलता है तो थोड़ी देर उसको अच्छा लगता है, जैसे आदमी जब बोर हो जाता है गर्मी में तो हिल स्टेशन लोग घूमने जाते हैं, बड़े शहर घूमने जाते हैं, पर अंत में रहने तो वहीं आते हैं ना जहाँ उनका घर है। ये महापौर का चुनाव, ये फ्लाईओवर, रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑडिटोरियम, समदड़िया गोल्ड, समदड़िया बस स्टैंड के होते हुए भी हार गए ना वो। क्यों हार गए? क्योंकि अब जनता को समझ में आ गया कि भाई हमारे लिए विकास नहीं हो रहा, विकास तो किसी दूसरे के लिए हो रहा, विकास तो स्वयं के लिए हो रहा। उसको जनता को समझ में आ गया कि विकास के पीछे मंशा क्या है। रीवा में बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास रहता है और इसीलिए विकास पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई। अब चर्चा करते हैं लगातार कांग्रेस के जो 8 सीट हैं उस पर दावेदार भी बहुत होंगे और उस समय तमाम परेशानियां होंगी। इसी बीच आपके एक नेता अभय मिश्रा जी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। तमाम ये बातें हो रही हैं कि बीजेपी से नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ विंध्य क्षेत्र से एक झटका लगा है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, इस झटके को, इस पुनर्वापसी को, क्योंकि बीजेपी से आए थे बीजेपी में चले गए? देखिए, अभय पिछली बार कांग्रेस पार्टी में आए, उनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में विधानसभा का टिकट दिया। इसके बाद वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान में, कांग्रेस पार्टी के
जो भी समय समय पे संगठनात्मक काम होते हैं उसमें उन्होंने रुचि नहीं ली और ना ही वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कोई सामंजस्य स्थापित कर पाए। और वो भारतीय जनता पार्टी, जैसा वो स्वयं कहते हैं कि, और उनके नेता कहते हैं, भाई वो एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला शाम को कहीं और चला जाए, क्या है वो, घर आ जाए, है ना। तो भटका नहीं, तो वो कांग्रेस में भटकन मांग रहे थे अपनी, आप सोच रहे हैं कि हम जहाँ चले गए वो ठीक है। पर मेरा ये कहना है, निहित स्वार्थ के लिए आना जाना एक अलग बात होती है। अभय मिश्रा सिद्धांत की राजनीति नहीं करते, अभय मिश्रा विचार की राजनीति नहीं करते, वो अपने लिए राजनीति करते हैं। उनको जब जहाँ अच्छा लगेगा वो जाएंगे, जब नहीं अच्छा लगेगा नहीं जाएंगे। नंबर पे बात करते हैं सर, 8 में कितने आपके? 8 विधानसभा सीटें हैं आपके अंडर में। हम तो 8 हैं। 8? हम तो 8 में 8 की स्थिति में खड़े हुए। हमको तो कई बार खुद लगता है कि हमारा दावा कहीं गलत तो नहीं, पर जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, 8 में 8। इतना कॉन्फिडेंस? ये मेरा कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस रीवा की जनता पे है। अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे, पता नहीं आपके आने के पहले वो जो लोग रो रहे थे आके, उनका कहना है सर इस सरकार से मुक्ति दीजिए, हम परेशान हो गए, गरीबों के विरोध की सरकार है। आप सोचिए, एक हाथ से आप बहनों को 20 साल बाद याद करके 1000 रुपए दे रहे हैं और दूसरे हाथ से आप 500 रुपए के गैस सिलेंडर का 1200 रुपए लेके 700 रुपए वापस ले रहे हैं। आप टमाटर जो है 200 रुपए पहुंच गया था, वापस आया 60 रुपए, तो प्याज पहुंच गया 70 रुपए। आप उसके जेब पे कितना भार डाल दिया आपने? डीजल 90 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश चले जाइए तो 10 रुपए का अंतर है, 120 किलोमीटर दूर चले जाइए आप तो 10 रुपए का अंतर है। और रीवा के अंदर इतना डीजल पेट्रोल, मध्य प्रदेश में प्राइसेस है। सरकार से जनता त्रस्त है महंगाई से, युवा परेशान है बेरोजगारी से, किसान परेशान है ऋण से। आपने कहा कि किसान की बीमा राशि, कितने किसानों को आपने दिया बीमा? आखिरी सवाल और यहीं से खत्म करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल रीवा के लिए है कि क्या एक इंजीनियर प्रत्याशी जो बीजेपी में है उनके सामने कांग्रेस भी एक इंजीनियर प्रत्याशी देगी जो रीवा के विकास को समझता हो? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चयन की एक व्यवस्था है। आपकी तैयारी कितनी है, आपकी लालसा कितनी? देखिए, अगर आप इच्छा की बात करोगे तो मैं चुनाव तो रीवा से लड़ना चाहता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, और मैंने अपनी इच्छा जाहिर भी कर दी है पार्टी को। पर मेरा निर्णय सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि निर्णय मेरे पार्टी का है और वो मुझे स्वीकार है। मैं तो 2018 में भी लड़ना चाहता था और पार्टी को मेरे स्थान पे अभय जी अच्छे लगे तो पार्टी ने उनको दिया। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, बात इम्पोर्टेंट ये है पार्टी क्या चाहती है, पार्टी किसे उचित समझती है, अपने किस व्यक्ति की वो किस स्थान पर क्या भूमिका तय करती है, ये हमारे अध्यक्ष का निर्णय है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं। काफी स्पष्ट बात कर दी है कि हमारे मन है, हमारी पूरी तरह से लालसा है, अब ये पार्टी अध्यक्ष को निर्णय लेना है। तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शकों को भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद गुड मॉर्निंग परिवार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने काफी विस्तार से रीवा के विकास, मध्य प्रदेश की बातें, सरकार की योजनाएं, उनकी कमियां, अपनी तारीफ, अपना संगठन, तमाम तरह की उन्होंने बातें की हैं। अब देखना है कि चुनाव के बाद दावे में कितनी सच्चाई है कि 8 में 8, ये हम चुनाव के बाद बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।